बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लास नाइन्थ बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर 3 यानी बायोडाइवर्सिटी के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, प्लस जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन हैं, उनको आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चे, सबसे पहले आपने क्या करना है जी, इस चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन करना है डिफाइन बायोडाइवर्सिटी। अब ये जो टर्म है बायोडाइवर्सिटी, ये डिराइव की गई है टू वर्ड से, एक है बायो और एक है डाइवर्सिटी। तो बायो का मीन होता है लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऐसे जानदार जो सांस ले सकते हैं, जो चल सकते हैं, जो सेल से मिलके बनते हैं, जिनकी ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, जो रिप्रोडक्शन करते हैं, उसे हम नाम देते हैं लाइफ का या बायो का या लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। और डाइवर्सिटी का मतलब होता है बेटा वैरायटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी, और वो वैरायटी किसके अंदर होगी? विद इन द स्पीशीज़। एक स्पीशीज़ के अंदर भी वैरायटी हो सकती है या स्पीशीज़ के दरमियान भी वैरायटी हो सकती है। यानी एक स्पीशीज़ के अंदर भी वैरायटी हो सकती है या मुख्तलिफ जो स्पीशीज़ होती हैं उनकी भी आपस में क्या हो सकती है? वैरायटी हो सकती है। जैसे हमारे पास मैंगो है, इसी तरीके से हमारे पास जो है ओनियन है, हमारे पास जो है यानी कि मुख्तलिफ जो प्लांट्स हैं, मुख्तलिफ तरह के, एक सुनने के आपके पास फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट के अंदर मुख्तलिफ तरह के जो प्लांट्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं। तो एक ऐसी जगह जहाँ पे मुख्तलिफ अक़साम के प्लांट्स हों, मुख्तलिफ तरह के एनिमल्स हों, बर्ड्स हों, इंसेक्ट हों, तो उसे हम नाम देते हैं बायोडाइवर्सिटी का। अच्छा, जो बायोडाइवर्सिटी है बेसिकली क्या करता है? ये मेयर करता है वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि डिफरेंट इकोसिस्टम में पाए जाते हैं। जैसे डेजर्ट इकोसिस्टम्स है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है। तो मुख्तलिफ इकोसिस्टम में पाए जाने वाले जो जानदारों की वैरायटी है, उस वैरायटी को हम क्या करते हैं? मेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अच्छा बेटा, नेक्स्ट आपने शॉर्ट क्वेश्चन करना है डिफरेंस बिटवीन फ्लोरा एंड फाना। तो फ्लोरा एंड फाना, तो डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स, ये जो एनिमल्स की डाइवर्सिटी है उसे हम कहते हैं बेटा फाना, और जो प्लांट की डाइवर्सिटी है उसे हम नाम देते हैं फ्लोरा का। फ्लोरा, प्लांट की डाइवर्सिटी को हम कहते हैं फ्लोरा, और एनिमल्स की डाइवर्सिटी को हम नाम देते हैं बेटा किसका जी? फाना का। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर अगर आप एक और पॉइंट ऐड करना चाहें तो आप इसके अंदर ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर जो आप पॉइंट ऐड करना चाहें, ओवर 1.5 मिलियन टाइप्स ऑफ एनिमल्स। अच्छा, ये पॉइंट ऐड करेंगे फाना के अंदर। और देयर आर ओवर 0.5 मिलियन टाइप्स ऑफ प्लांट्स, ये आपने ऐड करना है किसके अंदर बेटा? फ्लोरा के अंदर। तो एक पॉइंट आपने ऐड करना है किसका? फाना का, और दूसरा आपने ऐड करना है बेटा किसका? फ्लोरा का। ठीक है, तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन फ्लोरा एंड फाना, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इसके अलावा जो बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन है, ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्लियर हो गया मेरे? जी हाँ। अब हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट MCQs हैं कि अर्थ टुडे इज़ द रिज़ल्ट ऑफ 4 बिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन। तो ये आपने MCQs के लिए पैराग्राफ बेटा अच्छे से कर लेना है, जैसा कि यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो इस पैराग्राफ को आपने क्या करना है बेटा? MCQs के लिहाज से करना है। ठीक है, यहाँ से पैराग्राफ आपने क्या करना है जी? MCQs के लिहाज से करना है कि लिमिटेड एविडेंस सजेस्ट दैट अंटिल 600 मिलियन ईयर्स अगो ऑल लाइफ कंसिस्टेड ऑफ बैक्टीरिया एंड सिमिलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो इनको आपने जस्ट क्या करना है बेटा? MCQs के लिहाज से कर लेना है। अच्छा जी, इस चैप्टर का पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जिसका नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कि बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी अहमियत क्या है। तो इसके लिए मैं आपके साथ जो है ना कुछ मेन पॉइंट्स, जो की पॉइंट्स है वो डिस्कस कर देता हूँ कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो ह्यूमंस को क्या करती है जी? फूड प्रोवाइड करती है। तो आपने पहला पॉइंट क्या बनाना है जी? इट प्रोवाइड फूड फॉर ह्यूमन। सेकंड आपने बनाना है जी इट प्रोवाइड ड्रग्स। इट प्रोवाइड ड्रग्स। थर्ड पॉइंट आपने बनाना है जी इट प्रोवाइड इंडस्ट्रियल मटीरियल, बिल्डिंग मटीरियल, डाइज, रेजन्स, गम एटसेट्रा। अच्छा, इसके बाद आपने आना है जी, शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं कि हाउ बायोडाइवर्सिटी प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग एंड मेंटेनिंग द इकोसिस्टम।
तो बायोडाइवर्सिटी जो है ये इकोसिस्टम को बनाने में, उसको जो है मेंटेन करने में बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ हमारा जो एटमॉस्फेयर की केमिस्ट्री है, वाटर की सप्लाई है, इसको रेगुलेट करता है, और जो न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग होती है, और इसके साथ साथ जो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल है इसमें भी क्या करता है, ये हेल्प करता है। तो ये आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से भी और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बेटा आपने इसको अच्छे से करना है, ठीक है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो पहले हम देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या होता है बेटा। द ग्रुप आर सब ग्रुप इन विच ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड, यानी कि जब हम जानदारों को ग्रुप और सब ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई करते हैं उसे हम नाम देते हैं क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हम यहाँ से देख लेते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, यहाँ से लेकर आपने इसको यहाँ तक करना है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक ऐसा मेथड होता है जिसमें बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप और सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं जी डिफरेंस बिटवीन टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, और इस शॉर्ट क्वेश्चन को तमाम बच्चे जो है वो लाजमी करेंगे। टैक्सोनॉमी क्या है जी? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद क्लासिफिकेशन, जिसे हम टैक्सोनॉमी कहते हैं, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद क्लासिफिकेशन। इसमें हम जानदारों की क्लासिफिकेशन भी करते हैं और साथ साथ जानदारों का जो एवोल्यूशन है, जो उनकी इर्तकाई तारीख होती है, उसकी भी हम क्या करते हैं, उसको भी हम स्टडी करते हैं। तो उसे हम नाम देते हैं सिस्टमैटिक्स। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसके एम्स। तो इसके जो एम्स होते हैं क्लासिफिकेशन के, वो यही होते हैं कि हम जो जानदार होते हैं उन जानदारों की उनकी जो सिमिलैरिटीज़ होती हैं और जो डिफरेंसेस होती हैं उनकी बुनियाद पे हम क्या करते हैं, उनको जो है वो क्लासीफाई करते हैं ताकि उनको जो है स्टडी करना आसान हो सके। और इसके साथ साथ हम जानदारों की जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होता है उसको हम क्या करते हैं जी, फाइंड आउट करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है जी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन की जो बेस है वो बेसिकली डिपेंड करती है, जब बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं ग्रुप और सब ग्रुप्स के अंदर, तो वो क्या करते हैं, वो सिमिलरिटीज़ देखते हैं उनके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर, इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर, उनकी जो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होती है, और इसके साथ साथ उसकी जो मॉडर्न जेनेटिक्स है, मॉडर्न जेनेटिक्स, इसको पहले आपने यहाँ तक करना है, फिर आपने इसकी एग्जांपल करनी है। फॉर एग्जांपल जो स्पैरो है, दे आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू द पिजन्स देन टू इंसेक्ट। इट मीन्स दैट कि फार्मर हैव टू कॉमन एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज, यानी जो हमारे पास स्पैरो और पिजन्स हैं ये एवोल्यूशन के लिहाज से काफ़ी हद तक एक दूसरे से जो है वो मिलते जुलते हैं। तो ये शॉर्ट के लिहाज से करना है, अगर आप लॉन्ग में करना चाहें तो आप इसको जो है वो मुकम्मल भी कर सकते हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं जी टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की बेसिकली क्या होता है जी, वो ग्रुप्स जिसमें हम जानदारों को क्लासीफाई करते हैं उसे हम कहते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज या टैक्सा कहते हैं। और टैक्सा क्या करता है, एक लैडर बनाता है जिसका हम नाम देते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। और हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम 5 किंगडम में डिवाइड करते हैं, और किंगडम जो होता है एक लार्जेस्ट टैक्सोन होता है, और जो स्मॉलेस्ट टैक्सोन है उसे हम नाम देते हैं स्पीशीज़ का। तो ये आपसे MCQs के लिहाज से भी बेटा आपसे जो है ना ये पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसको आपने जो है ना अच्छे से करना है, और ये एक इंपॉर्टेंट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन तस्वर किया जाता है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अच्छा जी, टैक्सोनॉमिक हायरार्की के अंदर ये क्लासिफिकेशन दी हुई है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज़। तो ये बेसिकली जो है ना एक आपको ट्रिक याद कर लें, किंग PCO फॉर गुड स्टूडेंट्स। तो किंग से बनेगा किंगडम, PCO, P से बनेगा फाइलम, C से क्लास, O से ऑर्डर, F से फैमिली, G से जीनस और S से स्पीशीज़। किंग PCO फॉर से यानी F, गुड यानी कि इसका जो फर्स्ट लेटर है गुड, यानी कि जो G है जीनस और S स्पीशीज। यानी स्पीशीज़ क्या होता है, सिमिलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसको आप मिलाते जाएं। तो जीनस क्या होता है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़ है। फैमिली क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा है। ऑर्डर क्या होता है जी, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली है। क्लास क्या होता है जी, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर है। और फाइलम जो होता है वो ग्रुप ऑफ रिलेटेड जो है ना आपके पास क्या है बेटा, क्लास है। और किंगडम जो होता है वो ग्रुप ऑफ रिलेटेड जो है ना फाइलम आ जाएगा। तो इसको आपने इस तरह से जो है ना वो तैयार करना है। इसके बाद ये टेबल दिया गया है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट और MCQs के लिहाज से। समटाइम्स ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी कोई एक ऑर्गेनिज्म जो है ना पूछ सकते हैं, लेकिन इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ह्यूमन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन कभी कभार जो है ना ये P भी आपसे पूछ लिया जाता है, जैसे किंगडम एनिमिलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मैमिलिया, ऑर्डर प्राइमेट्स, फैमिली होमिनिडी, जीनस होमो एंड स्पीशीज़ होमो सैपियंस। अब हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं जी इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, दैट इज़ व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, डिफाइन इट। स्पीशीज़ इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो स्पीशीज़ जानदारों को एक ऐसा ग्रुप होता है जो आपस में इंटरब्रीड करते हैं और अपने जो है ना वो बच्चे पैदा करते हैं।
और उनके बच्चे जो है ना आगे फिर जाके अपनी नस्ल को मज़ीद जो है वो आगे लेके चलते हैं। तो इसकी एग्जांपल कर लें, फॉर एग्जांपल ह्यूमन स्पीशीज़, फ्रॉग स्पीशीज़, मस्टर्ड प्लांट, ह्यूमन स्पीशीज़, फ्रॉग स्पीशीज़ एट्सेट्रा। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं, हमारे पास है जी व्हाट इज़ अननेचुरल क्रॉस या व्हाट इज़ क्रॉस ब्रीड, व्हाट इज़ म्यूल। तो किसी तरह से भी ये शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसको आपने 2 ऑर्गेनिज्म से करना है, 2 ऑर्गेनिज्म से आपने इसको स्टार्ट करना है। 2 ऑर्गेनिज्म जो कि आपस में रिलेटेड होते हैं बट डिफरेंट होते हैं और ये आपस में क्रॉस ब्रीड करते हैं आर्टिफिशियल कंडीशन के अंदर। तो इस तरह के अननेचुरल क्रॉस से एक इनफर्टाइल ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। जैसे हमारे पास एग्जांपल दी हुई है कि एक क्रॉस होता है मेल डंकी और फीमेल हॉर्स के दरमियान, तो इससे इनफर्टाइल ऑफ स्प्रिंग यानी म्यूल जो है ना वो प्रोड्यूस होता है। तो इसको आपने क्या करना है, शार्ट के लिहाज से कर लें, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन MCQs के हवाले से ये अहम तस्वुर किया जाता है, लेकिन आपने इसको करना है, ठीक है। अच्छा, तो एक्चुअली जो है ना इससे पहले मैंने एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो बनाई थी। तो बच्चे ये कह रहे थे कि सर ये आप थारोली चैप्टर की वीडियो बना दें ताकि हमारे लिए अंडरस्टैंड करना, शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में, लॉन्ग क्वेश्चन बता दें, MCQs के लिहाज से बता दें ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। तो मेरा मकसद यही है कि मैं आसानियाँ आपके लिए पैदा करूँ। यकीनन जब आप किसी के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं तो परवरदिगार आपके लिए भी आसानी अता फरमा देते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं जी हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, और मैं ये भी ख्वाहिश है कि मैं कम वक्त के अंदर जो है चीज़ों को समराइज़ करके आपके साथ जो है ना वो शेयर करूं। अच्छा, तो इसमें सबसे पहले आपको हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम में अरिस्टोटल दिए गए हैं। इन्होंने क्या किया कि तमाम जानदारों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, एक को हम कहते हैं प्लांटी और एक को हम कहते हैं एनिमिलिया। तो इसको अगर आप चाहें तो ही की जगह आपने कर लेना है कि अरिस्टोटल, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना एंड करना है। नेक्स्ट हमारे पास है जी अबू उस्मान उमर अल जाहिद। 700 के अंदर इन्होंने 350 स्पीशीज़ जो है 350 स्पीशीज़ जो है उन स्पीशीज़ की खसूसियात को अपनी बुक के अंदर डिस्क्राइब किया था। और इसके साथ साथ इन्होंने जो लाइफ ऑफ आर्ट्स है इसके बारे में भी इन्होंने जो है वो डिस्कस किया था। तो इसको आपने बेटा क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है और इसको आपने यहाँ तक जो है ना वो एंड करना है। फिर आपने इसको यहाँ से स्टार्ट करना है अबू उस्मान उमर अल जाहिद, इसको आपने क्या करना है यहाँ तक जो है ना वो एंड कर देना है। तो इन्होंने एक जो बुक थी डी एनिमा जो कि सोल के मुतालिक थी उसको इन्होंने जो है ना वो ट्रांसलेट किया था। इन्होंने क्या किया था, इसको ट्रांसलेट किया था। इसके बाद ये पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको आपने MCQs के लिहाज से करना है। साथ एक साइड बॉक्स दिया हुआ है कार्लेस लीनियस का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से कि कार्लेस लीनियस ने नेचर को 3 किंगडम में डिवाइड किया, मिनरल्स, वेजिटेबल एंड एनिमल। और इसके साथ साथ इन्होंने क्लासिफिकेशन में 5 रैंक्स दिए। और इनकी शोहरत की सबसे बड़ी वजह ये थी कि इन्होंने जानदारों को साइंटिफिक नेम्स दिए थे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर अगर हम देखें तो एक्चुअली ये कार्लेस लीनियस ने दिया था। इसने तमाम जानदारों को 2 किंगडम में डिवाइड किया, एक का नाम है प्लांटी और एक का नाम है एनिमिलिया। एक का नाम है प्लांटी और दूसरे का नाम है एनिमिलिया। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ऑटोट्रॉफ एंड हेटरोट्रॉफ, नज़र आ रहा है? जी हाँ। तो वो तमाम ऑटो का मीन होता है बेटा खुद और ट्रॉफ का मीन होता है फूड। ऐसे जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं उन्हें हम नाम देते हैं ऑटोट्रॉफ। तो इसको अपने स्टार्ट करना है सेकंड लाइन से, all organism that can prepare food from simple inorganic materials and can store energy they are called autotroph। और इसमें आएंगे किंगडम प्लांटी। एग्जांपल में दे दें, वो जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते और अपनी खुराक के लिए दूसरे जो ऑटोट्रॉफ होते हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, उनको हम नाम देते हैं हेटरोट्रॉफ। और ये लास्ट पैराग्राफ है, ये इसकी आपने करना है बेटा डिफेक्ट ऑफ द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। जो लास्ट पैराग्राफ है ये इसके डिफेक्ट है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी 3rd किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो ये पेश किया था अर्नेस्ट हैकल ने। इसने क्या किया जी, सबसे पहले जो प्रॉब्लम था 2 किंगडम के अंदर उसको सॉल्व किया और फिर इसने जो है किंगडम प्रोटिस्टा जो है वो पेश किया था। और तो फर्स्ट पैराग्राफ आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से करना है, इसकी जो ऑब्जेक्शन है ये आपने सेकंड पैराग्राफ करना है। नेक्स्ट हम आते हैं जी ई चैटॉन। इसने बेसिकली क्या किया था कि जो प्रॉब्लम था प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स के दरमियान, तो प्रोकैरियोटिक का वर्ड इन्होंने इस्तेमाल किया था बैक्टीरिया के लिए और यूकैरियोटिक का वर्ड इन्होंने इस्तेमाल किया था प्लांट और एनिमल सेल्स के लिए। तो इसको आपने क्या करना है, यहाँ तक क्लोज कर देना है ई चैटॉन। अगर वर्क पूछते हैं आपसे इसकी कंट्रीब्यूशन तो आपने इसको यहाँ तक करना है। नेक्स्ट रॉबर्ट विटेकर हैं, इसको आपने क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना है कि इसने 2 मेन पॉइंट्स दिए थे क्लास, यानी इसने जो है ना क्लासिफिकेशन जब की थी जानदारों की तो 5 किंगडम के अंदर, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की जो बेस थी वो थी जिस लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के जानदार जो है प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बनता है या यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बनता है, या मोड ऑफ न्यूट्रिशन के वो फोटोसिंथेसिस करता है, अब्जॉर्प्शन करते हैं या इंजेक्शन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी मार्गलस एंड शवार्ट्स। इन्होंने एक और पॉइंट ऐड किया था जिसका नाम है जी जेनेटिक्स। तो ही कंसिडर्ड जेनेटिक्स अलॉन्ग विद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये एक इंपॉर्टेंट लॉ क्वेश्चन है। सबसे पहले किंगडम मोनिरा है। तो किंगडम मोनिरा में जो जानदार आते हैं उन्हें हम कहते हैं
प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बनते हैं। ये यूनिसेलुलर होते हैं, चेन्स की शक्ल में, क्लस्टर और कॉलोनीज की शक्ल में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल से टोटली डिफरेंट होते हैं। इसमें ज़्यादातर हेटेरोट्रॉफ होते हैं, लेकिन कुछ जो है ना वो ऑटोट्रॉफ भी होते हैं। और इसमें दो ग्रुप्स आते हैं, एक है बैक्टीरिया और एक है सियानोबैक्टीरिया। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि ना प्रोटिस्टा के बारे में। तो इसमें जो जानदार हैं वो यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इसमें आते हैं। इसकी 3 मेन टाइप्स हैं, एमसीक्यूज के लिए आ सकता है, जैसे कि एलजी हो गया, इसके अलावा प्रोटोजोन्स हैं और कुछ प्रोटिस्ट जो है वो फंजाई से मिलते जुलते हैं। यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, व्हाट इज सिंपल मल्टी सेलुलर। तो सिंपल मल्टी सेलुलर का मतलब ये होता है कि एलजी के पास ना तो मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं और ना ही एम्ब्रियो बनाते हैं, दे डू नॉट फॉर्म एम्ब्रियो इन देयर लाइफ साइकिल। प्रोटोजोन की बात करें तो ये एनिमल से मिलते हैं क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता और ना ही सेल वॉल होती है। कुछ ही प्रोटिस्ट फंजाई से मिलते हैं। अब हम देख लेते हैं जी कि फंजाई जो कि यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं और इसके साथ साथ क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफ होते हैं। अपनी खुराक जो है ना वो अब्जॉर्प्शन से हासिल करते हैं। इसके एग्जांपल मशरूम है, ये ज़्यादातर क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं। इनके पास स्पेशलाइज्ड किस्म के एंजाइम्स होते हैं जो डेड और डिकिंग मैटर के ऊपर क्या करते हैं, रिलीज करते हैं और वहाँ से अपनी खुराक को डाइजेस्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है किंगडम प्लांटी। प्लांटी की बात करें तो ये यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, हेटेरोट्रॉफ होते हैं और ये प्रोड्यूसर्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। इनमें इनके पास मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन भी होते हैं, ये एम्ब्रियो भी बनाते हैं। और इसमें आते हैं जी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, इसके अलावा फर्न्स हैं, मॉसेस हैं, एटसेट्रा। अब हम बात कर लेते हैं किंगडम एनिमिलिया जो कि यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर और कंज्यूमर हैं। ये इंजेक्शन शो करते हैं, इनके पास स्पेशलाइज्ड कैविटीज़ होती हैं और ये मूवमेंट भी शो करते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। जैसे हमारे पास सबसे पहले मुनिरा, जो एवोल्यूशनिस्ट हैं उनके मुताबिक मुनिरा से प्रोटिस्टा बनता है, प्रोटिस्टा से फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। ये पैराग्राफ जो है इसको आपने बेटा इसके जो मेन की पॉइंट्स हैं उसी को इन्होंने समराइज़ किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेटस ऑफ वाइट सिस। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन। तो वाइट सिस जो होते हैं इनको हम लिविंग और नॉन लिविंग के बॉर्डर लाइन में तस्वर करते हैं। इनकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स ऐसी होती हैं जो कि नॉन लिविंग से मिलती हैं, जैसा ये क्या होते हैं जी, क्रस्टलाइन नेचर की वजह से इन्हें हम नॉन लिविंग तस्वर करते हैं। दूसरा ये ए सेलुलर होते हैं, लेकिन कुछ करैक्टर इनके ऐसे होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते जुलते हैं कि इनके पास अपना डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है और उस डीएनए आरएनए को क्या किया जाता है, प्रोटीन कोड से जो है ना कवर किया जाता है। ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये प्रोड्यूस करते हैं जहाँ ये नंबर ऑफ़ डिजीज़ काज करते हैं। तो इसको अपने लॉन्ग और शॉर्ट के लिहाज से अच्छे से करना है। इसके बाद हमारे पास है जी डिफाइन प्रायोन्स एंड वेरियोर्स। प्रायोन्स वो होते हैं जो सिर्फ प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। प्रायोन्स प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, वेरियोर्स जो होते हैं वो सर्कुलर आरएनए से मिलकर बनते हैं। और इन दोनों का काम ये होता है कि ये प्लांट्स के अंदर, सर्टेन प्लांट्स के अंदर क्या करते हैं, इन्फेक्शन काज करते हैं। क्या करते हैं जी, इन्फेक्शन काज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ क्वेश्चन है। ये एक ऐसा तरीक़ाकार होता है जिसमें हम जानदारों को सेंसी नाम देते हैं और ये सेंसी नाम दो नामों के ऊपर मुश्तमिल होता है। एक को हम कहते हैं जेनस और एक को हम कहते हैं स्पीशीज़। और ये कंसेप्ट दिया था कार्लेस लीनियस ने। तो इसको आपने शॉर्ट के लिहाज से यहाँ तक करना है। तो हु गेव द कंसेप्ट ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, तो फिर आपने इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, ठीक है, कार्लेस लीनियस। ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी इसको अच्छे से करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके रूल। तो जब हम सेंसी नाम लिखते हैं तो हम इसको क्या करते हैं जी, प्रिंट करते हैं इटैलिक पैटर्न के अंदर। जैसे ये देखें थोड़ा सा तिरछा करके लिखा हुआ है होमो सैपियंस। जब हम हाथ से लिखते हैं इसको हम अंडरलाइन करते हैं। तो फर्स्ट नेम जो होता है वो जेनरिक होता है जो कि कैपिटल लेटर से लिखा जाता है और जो सेकंड नेम है उसको हम स्मॉल में लिखते हैं। जब साइंटिफिक नेम को हम पहली मरतबा लिखते हैं तो हम कंप्लीट फुल लिखते हैं, लेकिन जब बार बार रिपीट होता है तो हम जीनस का फर्स्ट लेटर लिखते हैं और स्पीशीज़ का नाम मुकम्मल करेंगे। यानी कि जैसे है ना आस्टेरिशा कुलाई, अगर ये बार बार आएगा तो हम लिखेंगे ई कुलाई। नेक्स्ट इसकी सिग्निफिकेंस है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए से इंपॉर्टेंट है कि बायोलॉजिकल रिसर्च के अंदर जो कॉमन नेम्स होते हैं वो बहुत से मसाइल पैदा करते हैं। जैसा कि एक ही जानदार के बहुत से नाम रखे जाते हैं। जैसे मिसाल दी हुई है कि हमारे पास कॉमन नेम ऑफ ओनियन इन उर्दू इज़ प्याज, बट डिफरेंट रीजन इट इज़ नोन एज गंडा, बसल, वसल, बट इन साइंस इट इज़ नोन विद अ सिंगल नेम दैट इज़ एलियन सीपा। इसी तरह से जो कॉमन नेम्स होते हैं कि कोई साइंटिफिक बेस नहीं होती। जैसे कि फ़िश एक वर्टिब्रेट एनिमल है, इसके पास फिन्स और गिल्स होते हैं, जबकि सिल्वर फिश, क्रे फिश, जेली फिश एटसेट्रा ये बायोलॉजिस्ट की डेफिनेशन के उन्होंने जो फ़िश की डेफिनेशन की उसके मुताबिक पूरा नहीं उतरती। तो जो साइंटिफिक नेम्स दिए हुए नीचे आपको कि ऑनियन का सेंसी नाम एलियम सीपा है, सी स्टार का है एस्टेरिस रियूपेंस और हाउस क्रो का है कर्वस सेप्लेंडेंस।
नेक्स्ट हमारे पास है जी कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की। जो हमारे पास बायोडाइवर्सिटी है इसका हमने तहफ़्फ़ुज़ करना है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो बायोडाइवर्सिटी की आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो कमी होती चली जा रही है। तो इसकी जो है ना प्रोटेक्शन करनी है, हम इसकी कंजर्वेशन करनी है। इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ और इंडेंजर्ड। तो ये पहले एक्सटिंक्ट है, दूसरी इंडेंजर्ड है। ऐसी स्पीशीज़ जो कि किसी इकोसिस्टम से उसका जो आखिरी जानदार है वो ख़त्म हो चुका है, उसे हम कहते हैं एक्सटिंक्ट। और ऐसे जानदार जिन्हें ये ख़तरा है कि वो मुस्तक़बिल करीब में ख़त्म हो जाएंगे, उसे हम नाम देते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज़ का। अच्छा, नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट लाभ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स का बायोडाइवर्सिटी के ऊपर क्या इफेक्ट है। तो ह्यूमन पॉपुलेशन की वजह से जो बायोडाइवर्सिटी की तादाद है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जा रही है। इसके ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। मेन काजेज़ क्या हैं? हैबिटेट लॉस है, डिफॉरेस्टेशन, ओवर हंटिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ स्पीशीज, रिमूवल ऑफ स्पीशीज, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज आर द मेजर स्पीशीज ऑफ स्पीशीज एक्सटिंक्शन। ये दो साइड बुक्स दी हूँ, इनको आपने लाजमी करना है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन, जंगलात का कटाव, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा आसान सा टॉपिक है, इसको भी आपने बेटा लाजमी करना है। इसके अलावा ओवर हंटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। स्टेप्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसको भी आपने बेटा अच्छे से करना है। जैसा कि नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी, ये 1980 के अंदर IUCN और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मिलकर एक नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी बनाई थी, जिसका मकसद ये था कि पाकिस्तान की बायोडाइवर्सिटी का तहफ़्फ़ुज़ करना है। नेक्स्ट है UNCCD। तो ये एक बैनुल-अक़वामी मुआहदा था और इसका मकसद यही है कि जो पाकिस्तान की जो ड्राई लैंड में पॉवर्टी है उसको ख़त्म करना, और पाकिस्तान इसके ऊपर साइन किया था 1997 में। इसके बाद हिमालयन जंगल प्रोजेक्ट है। तो ये खैबर पख्तूनख्वा की जो पैलेस वैली है वहाँ पे स्टार्ट हुआ। इसका मकसद ये था कि पाकिस्तान की बायोडाइवर्सिटी का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ करना है। सुलेमान रेंज में एक चलगोज़ा फॉरेस्ट है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ये फॉरेस्ट है, और 1992 के अंदर WWFP ने इसकी कंजर्वेशन का जो है प्रोग्राम स्टार्ट किया था। और इसके बाद नदरन एरियाज़ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे बहुत सी वाइल्ड लाइफ पाई जाती हैं और WWF ने क्या कि इसकी कंजर्वेशन का जो है ना वो प्लान किया है। इसके बाद हमारे पास है जी माइग्रेटरी बर्ड्स इन चेतुराल KPK। तो जो चेतुराल है बेसिकली यहाँ से बहुत से बर्ड्स जो है ना वो माइग्रेट करते हैं, तो उसकी क्या करनी है जी WWFP है, इसने क्या किया है जी बैन कर दिया है कि, और ये बैन जो है ना सक्सेसफुल साबित हुआ है कि आप जो है ना इसके शिकार नहीं कर सकते। चिल्तन मारखोर जो कि हज़ारतगंजी नेशनल पार्क क्वेटा और उसके जो करीबी इलाके हैं वहाँ पे ये पाया जाता है, और इसकी जो हंटिंग है इसके ऊपर भी बैन कर दिया हुआ है, यानी जो इलीगल जो इसकी हंटिंग है। इसके बाद बैन ऑन गेम्स। तो इसके साथ हमारे पास एक इंडेंजर्ड स्पीशीज पाकिस्तान इंडस डॉल्फिन है। इसको आपने बेटा क्या करना है जी, करना है शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। सेकंड हमारे पास है जी मार्को पोलो शीप है, और थर्ड हमारे पास है जी हॉबारा बस्टर्ड। तो जो इंडस डॉल्फिन की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्पीशीज सिर्फ 600 जो एनिमल स्पीशीज़ इंडस रिवर के अंदर पाई जाती हैं, और इसकी पॉपुलेशन भी तेज़ी के साथ क्या हो रही है, कम हो रही है। इसकी वजूहत है वाटर पोल्यूशन है, पोचिंग है और डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट है। तो मार्को पोलो शीप बेसिकली जो है ना खंजराब नेशनल पार्क और इसके नियर बाई इलाकों में पाया जाता है, और पिछले 20 सालों से इसकी तादाद काफ़ी क्या हो रही है, काम होती जा रही है। हॉबारा बस्टर्ड ये जो है ना बेसिकली बर्ड्स बेसिकली सर्वेट टेरिटरी से चोलिस्तान और थर्ड डेजर्ट में आता है, और इसकी आबादी काफ़ी कम होती जा रही है। तो इसकी भी क्या करनी है जी, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आती है, इसकी हमने प्रोटेक्शन करनी है। लास्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है। पाकिस्तान का जो नेशनल एनिमल है उसका नाम मारखोर है, और जो बर्ड है उसका नाम है चकोर पैट्रिज। अल्लाह ताला आप सबको और आपके अज़ीज़ व अक़ारिब को आसानियाँ अता फ़रमाएँ और आगे आसानियाँ तक़सीम करने का शर्फ़ हासिल करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने लाइक सब्सक्राइब करना है और अपने फेलोज़ के साथ इसको शेयर कर देना है। स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू वेरी मच। लव यू ऑल।